नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 15। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 15। कुंवर अजीत सिंह इस अपमानजनक लहजे को सुनकर इंस्पेक्टर मुखर्जी खून का घूंट पीकर रह गया और उसने कहा, मुझे अपनी औकात पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। बस अब आप अपनी औकात को संभालिए, वह सबके सामने आने वाली है। मुखर्जी के पास ही एसपी को खड़ा देखा तो वह भड़ककर बोला, तो तू है प्रतीक वाडेकर, इस इंस्पेक्टर की पीठ पर हाथ फेरने वाला तू है। मैं भी तो कहूँ कि इतना ज़्यादा क्यों उछल रहा है, तेरे दम पर है। लगता है विरोधी पार्टियों ने तुझे तगड़ा पैसा दिया है मुझे बदनाम करने के लिए और मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए। तो हमारे रास्ते में आना कब छोड़ेगा? एसपी ने हंसकर कहा। हमारे रास्ते आपस में टकराते हैं तो हम क्या करें, मजबूरी में आना पड़ा। पीछे भीड़ में लोग उत्तेजित होने लगे थे। अजीत सिंह ने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं है, यह सब विरोधी पार्टी वालों का प्रोपगंडा है जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। साथियों, सच्चाई का साथ देने का यही हाल होता है जो मेरे साथ होने जा रहा है। लेकिन मैं वापस आऊँगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। क्रांतिकारियों के साथ सदैव ऐसा हुआ है। चलो चलो, ज़्यादा भाषण झाड़ने की जरूरत नहीं है, वही बैठकर देखना। इंस्पेक्टर मुखर्जी ने देर किए बिना उसे पुलिस जीप में बिठाया और इससे पहले कि अजीत सिंह के समर्थक कुछ हो हल्ला करते या बवाल करते, पुलिस को दोनों गाड़ियां रवाना हो चुकी थी। करीब 1 घंटे के बाद थाने के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। यह लोग अजीत सिंह के समर्थक थे जो भीड़ जमा करके लाए थे और पुलिस अधिकारियों को अंडर प्रेशर करते अजीत सिंह को जल्दी से जल्दी छुड़वाना चाह रहे थे। वे लोग जोर शोर से नारे लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन हाय हाय, अजीत सिंह को रिहा करो। थाने में कुंवर अजीत सिंह कुर्सी पर बैठा हुआ विजय मुस्कान एसपी प्रदीप वाडेकर और उपहास उड़ाती नजरों से देखकर कह रहा था, बस थोड़ी देर की बात और बात है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद तुमसे अपना हिसाब किताब पूरा करूँगा। इंस्पेक्टर मुखर्जी और एसपी वाडेकर की आंखें आपस में मिली। बाहर मीडिया प्रेस वालों का हल्ला मच रहा था। वे मामला जानने के लिए इतने उतावले थे कि इधर उधर ताका झाकी कर रहे थे। इंस्पेक्टर और एसपी ने थाने परिसर में उनको बुला लिया और छोटी सी स्पीच देकर अभी तक जो ऑडियो वीडियो प्राप्त हुए थे वह उन्हें दे दिए और उनसे कहा, मैंने बिना सबूतों के कुंवर अजीत सिंह पर हाथ नहीं डाला है। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, तभी हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। आप भी देखिए, और अगर हमने उन्हें निर्दोष गिरफ्तार किया है तो अपने निर्दोष होने का सबूत पेश करके थोड़ी देर के बाद हर टीवी चैनल पर कवर अजीत सिंह के अश्लील सारेलिया मानते हुए, अश्लील वीडियो डॉक्टर के साथ बातचीत करते हुए, सौदेबाजी की ऑडियो, मीटिंग करते हुए वीडियो, अनाथ आश्रम की लड़कियों के साथ वीडियो प्रसारित होने लगे। इसके साथ ही गुमशुदा लड़कियां जो कि विभिन्न महिला आश्रमों के रजिस्टर में दर्ज थी लेकिन वहां से गायब थीं और उनकी कोई रिपोर्ट नहीं थी, उनकी भी लिस्ट जारी की गई। वह लड़कियां वीडियोज में अजीत सिंह के साथ नजर आयुष की डेडलाइन बल रही थीं। कहा गई ये लड़कियां जो विभिन्न महिला आश्रम में हुआ करती थीं, लेकिन आज इन्हीं की दूर दूर तक परछाई नहीं है और इनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है। उस लड़कियों के चेहरों पर फोकस किया जा रहा था। विभिन्न महिला आश्रम और कुमार अजीत सिंह इसका ब्यौरा दे और सरकार भी इनकी सुरक्षा के लिए उपाय करे। एक हेडलाइन थी कि महिला भाश्रम की संचालिका को 1 लाख का चेक दान दिया। ये दान था कि एडवांस रकम थी लड़कियों को फरोख्त के लिए और साथ ही साथ यह घोषणा भी कर दी गई कि उन लड़कियों को भी फाइल्स खुलेगी जिनकी रिपोर्ट दर्ज है और वह आज तक नहीं मिली। डॉक्टर का अजीत सिंह के साथ गहरा संबंध है और उम्मीद है कि और भी बहुत बड़े खुलासे होंगे और जो आश्चर्यजनक चौंकाने वाला खुलासा हुए हैं उन्हें देखकर हैरानी हो रही है कि महिला समाज का इतना बड़ा मसीहा, इतना बड़ा दरिंदा निकला। बाहर हो हल्ला मचाती भीड़ से जब मीडिया कर्मियों ने इस बात को जवाब पूछा
तो वे हिंसक होकर मारपीट पर उतारू हो गए। बड़ी मुश्किल से मीडिया कर्मी अपनी जान बचाकर भागे और उन्होंने यह न्यूज़ अपने चैनल पर प्रसारित करनी शुरू कर दी। सच्चाई पता चलने पर तिल मिलाए कुंवर अजीत सिंह के समर्थक कुकर्मों का भंडाफोड़ हुआ तो बिलबिलाए समर्थक तरह तरह की हेडिंग के साथ न्यूज़ चला रही थी। शहर में कई जगह पर पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के समर्थन उतर आए थे और नारेबाजी कर रहे थे। उधर सरकारी अस्पताल में एक बेड पर पड़े हुए पलटू के पास उसके तीनों जिगरी ग्रार, करण, सुरजीत और सुरेंद्र बैठे हुए थे। पलटू मौत के मुंह से बचा था और उन तीनों को पुलिस ने बचा लिया था, वरना वे तीनों पीक गए। उसने अपने तीनों दोस्तों से मिलने की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए पुलिस कस्टडी में उनसे मिलाने के लिए पुलिस उनको लेकर आई थी। पुलिस कांस्टेबल राम सिंह उन तीनों को वार्ड में छोड़कर गैलरी में आराम से टहल रहा था। उनके अंदर झांककर देखा तो तीनों ही पलटू से बात कर रहे थे। चारों ओर बहुत गहरे सदमे में थे। पलटू बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। एक जो कमजोरी, दूसरा गहरा सदमा लगा था। जब उसे अस्पताल में लाया, गरम गा के उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था। वह बेहोश था। तुरंत खून की व्यवस्था करने में उसके तीनों दोस्तों ने अपना सहयोग दिया था। सब ने एक एक यूनिट खून दिया था, बाकी ब्लड बैंक से लिया गया था। पलटू को नई जिंदगी मिली थी। तीनों पलटू के आसपास बैठे उसकी सेवा कर रहे थे। धीरे धीरे पलटू ने अपनी राम कहानी उन तीनों को सुनाई और उन तीनों ने अपनी कहानी पलटू को सुनाई। कुल मिलाकर बात यह थी कि इस चौकड़ी में बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला था और जब जब वह मौत के मुंह से लौटकर नए सिरे से इस कहानी को दोहरा रहे थे, सबके चेहरे डर से सफ़ेद पड़े थे। हम इन लोगों को कितना बड़ा धोखा दिया, जबकि इस दलदल में हमें इन्हीं लोगों ने फंसाया। सुरजीत कलप रहा था। हमने इतना बड़ा अपराध भी किया, पुलिस की नज़रों में अपराधी हैं, सजा भी भुगतेंगे और लाला का कर्ज हम पर ज्यों का त्यों है। अबे यहाँ जान बच गई, यही कम है क्या तुझे? अपने लाला के कर्जे की पड़ी है, चुप भी कर, अब अपना राग यहाँ मत अलाप। सुरेंद्र ने उसे झिड़का। हम अच्छे भले थे। करण की आंखें भर आई। उसने कहा, को मन में भुनाया पड़ता है। मैंने वैशाली के साथ जैसा किया उसे चौगुना मुझे मिला। हाँ यार, अब सुरजीत ने अपने वेद वाक्य कहे। हम लोगों ने उस गरीब के साथ जो भी किया उसकी बद्दुआ हमें लग गई। उसका हमें बहुत बड़ा दंड मिला है। हम तो कहते हैं कि पलटू को ठीक हो जाने दो, फिर हम चारों ही यह शहर छोड़ देते हैं और कहीं जाकर मजदूरी कर लेंगे और इस जिंदगी से तौबा कर लेंगे। पर क्या हम कभी अपने घर नहीं लौटेंगे? पलटू ने कमज़ोर आवाज़ में धीरे धीरे पूछा तो वह तीनों भी गंभीर हो गए और अपने अपने घर के बारे में सोचने लगे। मुझे अपने घर की याद आ रही है, पलटू आगे भी बोल रहा था। पता है, जब मैं बेहोश था तो अपने घर पहुंच गया था। मेरी अम्मा मुझे बुला रही थी। लाला, आओ जरा ये खीर खाकर तो देखो। पिताजी मुझसे बातें कर रहे थे। भाई बहन, यार दोस्त, खेत खलियान सभी तो घूम डाले मैंने। पलटू की आंखों की कोर से आंसू रिसकर बेड की चादर में जज्ब हो रहे थे। उसकी यह हालत देखकर मैं तीनों भी बहुत गंभीर हो गए। इस समय बेबी अपने अपने घर की सैर कर रहे थे। अलग शहरों के दूर दराज गाँव में आए हुए गरीब घरों के ये लड़के आए थे, नौकरी करने के लिए थे, लेकिन गलत संगति में आकर अपराध की दुनिया में फंस गए, जहाँ इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ यार, बस तू ठीक हो जा, बस इसके बाद हम सब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने गांव लौट जाएंगे, वही खेती बाड़ी करेंगे। करण बोला, यार फिर एक मुसीबत हो जाएगी। दर्द और कमजोरी के बावजूद पलटू बोलने से बाज नहीं आ रहा था। क्या? सुरजीत ने पूछा। तब अपना याराना कैसे चलेगा? अरे इतनी सी बात। पलटू की इस बात पर करण जोर से हंसा, जैसे किसी बच्चे ने मूर्खता वाली बात कही हो। वह हंसते हंसते बोला, यह मोबाइल किस लिए है? रोज़ बात करेंगे, जो भी काम किया करेंगे सलाह करके, जो भी फसलें बोएंगे सबसे पहले तुम तिलंगों को बताएंगे। फसल सबसे पहले अपने यारों के यहाँ पहुँचाएंगे और पता है फिर एक गाड़ी लेंगे, प्रोग्राम बनाया करेंगे,
फिर चारों कभी कभार घूमने जाया करेंगे। अब पलटू मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर वे तीनों भी खुश हो गए। सुरेंद्र बोला, यार समोसा लाकर तू बैठा है, ये खिलाएगा कब? अभी रुक जरा, पानी ले आ। यह कहकर सुरजीत पानी लेने चला गया। बाहर हॉल में जो टीवी लगा या उसे लोग देख रहे थे, उसने भी जब न्यूज़ को देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने दौड़कर यह बात अपने साथियों को बताई। अरे यार, हमारी वहाँ क्या औकात है? नहीं, बॉस की भी खबर आ रही है। बॉस जानते हो कौन कौन है? अरे शहर का मशहूर डॉक्टर और समाज सेवी अमित साहनी, और उसका भी एक बॉस और है, उवर कुंवर अजीत सिंह। क्या? हम तो केवल गफर पठान को ही जानते थे। हमें पूरा शक था कि वही बॉस बन जाता है, लेकिन बॉस तो सचमुच दूसरा निकला। चारों के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अब उन्हें पता चला था कि ये किन चुंगलों में फंसे थे। पता नहीं कौन से पुण्य थे जो हम बच गए। हमारी तो चींटियों को भी जन्नत नहीं है। हाँ, एक बात और है। सुरजीत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वह शुरू पूरी कहानी सुनाई जा रही है। गफर पठान ने जिस लड़की वैशाली को फंसाने के लिए करण को लगाया था। हाँ हाँ, आगे भी तो बोल, तू बार बार चुप क्यों हो जाता है? करण अधीर हो रहा था। वैशाली का तो नामो निशान ही नहीं है। लड़की तो वह दूसरी वाली मीनू दिखाई जा रही है, केवल एक ही है। और जबकि हम दो लड़कियों को लेकर गए थे, केवल एक ही लड़की के बारे में बताया जा रहा है, उसे मीनू के बारे में। सुरजीत के स्वर में हैरानी टपक रही थी। अरे, और वैशाली कहाँ गई? तीनों एक साथ बोल पड़े। पता नहीं यार, पलटू बोला। जब मैं वहाँ गया था तो वैशाली तो वहाँ थी ही नहीं। वही लड़की मीनू थी, और टीवी पर भी अकेली मीनू ही दिखाई जा रही है। उसका तो नाम बिल्कुल है ही नहीं। पता नहीं क्या घपला है। करण बाहर दौड़कर गया। अभी भी बाहर न्यूज़ दोहराई जा रही है थी। एक ही कहानी के बार बार रिपीट किया जा रहा था। करण ने लौटकर बताया, हाँ सच्ची यार, इसमें जड़ से ही वैशाली का नाम नहीं है। शुरू में किडनैपिंग की बात मीनू की है, जबकि हमने मीनू को किडनैप किया ही नहीं था। हमने तो वैशाली का किया था। वह तो बीच में अपने आप आ गई थी सरसेद बनने। तो फिर उसे हम ले नहीं जाते तो क्या हम सड़क पर मुसीबत में फंस जाते? उसे तो मजबूरी में ले जाना पड़ा था। हमारी समझ में तो वैशाली का नाम इन्होंने इसलिए गायब कर दिया क्योंकि उसे ढूंढ तो पाएंगे नहीं, तो अपनी आफत मिटा दी। और यह एक ही लड़की सामने है तो उसको ही रखा। हाँ, नहीं तो बैठे बैठे कौन मुसीबत ले? जो नहीं है उसे ढूंढते फिरो, किसी को क्या मालूम? अरे मालूम क्यों नहीं है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी तो लगे थे। थाने में खुद इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे सीसीटीवी में ही उन्होंने देखा था। उसमें तो दोनों ही लड़कियों के फोटो हैं। उसमें तो पूरी घटना है। इन चारों अकल के अंधों की खुसर पुसर बाढ़ में दूसरे बेड पर पड़े घायलों के दिमाग के कानों में पहुंच रही थी। इसी बाढ़ में एक घायल उसी घटना का था, और वह घायल अपराधियों के गैंग का था। बेड पर जो घायल था वह बॉस के साथ ही था। उसकी यह खुसर पुसर उनके कानों में स्पष्ट पहुंच रही थी। तो इनकी जोर की बातचीत कितनी जोर की होती, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। फिलहाल उनकी खुसर पुसर का एक एक शब्द उस तीमारदार ने सुना, और वह तुरंत ही बाहर निकल गया। उसने किसी को फ़ोन किया। इधर उधर देखते हुए चौकन्ने ढंग से उसने किसी से थोड़ी देर तक बात की। उसके बाद वह लौटकर फिर से वार्ड में आ गया। इधर इन लोगों के मिलने का समय खत्म हो चुका था। बाहर से कांस्टेबल आवाज़ दे रहा था और जाने के लिए तीनों पलटू से विदा ले रहे थे। कांस्टेबल उन तीनों को लेकर चला गया। अस्पताल के बाहर आकर कंपाउंड में बनी कैंटीन के पास आकर उसने उन लोगों से रुकने के लिए कहा। असल में इतनी देर बैठे बैठे वह ऊब चुका था। अब वह थोड़ा चाय नाश्ता करना चाहता था। उसने कैंटीन में अपने लिए चाय और 2 समोसों का ऑर्डर किया। उन तीनों को भी अपने पास बैठा लिया ताकि उन पर निगरानी भी रख सके और वह अपना नाश्ता भी कर ले। उसने कांस्टेबल उन तीनों से भी चाय समोसे लिए कुछ, लेकिन सुरजीत बोला, साहब हमें तो अभी समोसा ले जा चुके हैं और चाय नाश्ता भी कर चुके हैं।
आप कर लीजिए। अब कांस्टेबल राम सिंह इत्मीनान से चाय पीने लगा। वह धीरे धीरे बड़े इत्मीनान से चाय पी रहा था और समोसा खा रहा था। इसी बीच में तीनों वक्त बिताने के लिए चारों तरफ का जायजा ले रहे थे। इस कैंटीन से सीधे सड़क तक का नज़ारा दिखाई दे रहा था। सड़क तक अस्पताल का बड़ा सा मुख्य गेट बना हुआ था। उसी के किनारे उन्होंने अपनी पुलिस जीप खड़ी कर दी थी। उस जीप में ड्राइवर के अलावा एक कांस्टेबल मृदुल भी था जो वहीं खड़ा था। उसे भी वहीं थोड़ा सा काम था। वह अपना काम करके आया था। अचानक उनकी निगाह अस्पताल के गेट की तरफ पड़ी। सड़क पर अस्पताल के माँ के अंदर आकर एक किनारे पर एक कार रुकी। उस कार में कई खतरनाक शकल वाले आदमी उतरे और धड़धड़ाते हुए बड़ी तेजी से अस्पताल की ओर चले गए। कांस्टेबल राम सिंह ने भी उनको देखा और उसकी छठी इंद्री ने उनको सचेत किया। इसने चाय और समोसा को वहीं छोड़ा और बोला, जल्दी से बाहर गेट के बाहर की तरफ चलो, नहीं तो एक बार बचा लिया है तुम्हें, अब की बार ऊपर पहुंच जाओगे। यह सुनते ही तीनों चाबी लगे हुए खिलौनों की तरह झट से खड़े हो गए। कांस्टेबल राम सिंह और उन तीनों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। धन्यवाद।